students. We are back again with a new lecture for class 12th. Some of you were complaining that sir your voice is not clear in your videos, plus do something. So we are doing one more experiment with a collar mic. So let's hope this experiment will be successful. Now you will have a better voice quality. So last time what we were doing, we were classifying the solids, and we have classified, we were saying types of solid. The first classification which we did was on the basis of arrangement of constituents. कि अरेंजमेंट किस हिसाब की है, क्या वहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट है या फिर पार्टिकल्स जो है ऐसे ही बिखरे पड़े हैं. ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में. वन वाज योर amorphous solid and second was your crystalline solid. Let me tell you, we gave some more names to the amorphous solid. We said that amorphous solid has two more alternative names. One is they are called pseudo solid. Second is they are also called as super cooled liquids. Right? They are short range ordered. These are isotropic in the nature. They don't have the sharp edges. They melt over a range of temperature. They don't have a definite heat of fusion. So all these properties we have done. When I talk about the crystalline solids, these are true solids. They have definite arrangement. They are long range ordered. They melt they have a sharp melting point, right? And they are anisotropic in nature. Anisotropic means if you measure some of the physical property like refractive index, the property will have different values in the different directions, right? तो ये सब क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं. इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन हमने की थी, दैट वाज on the basis of type of constituents. देखें, जब हमने ये क्लासिफिकेशन की टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाली, तो इसमें हम कुछ कैटेगरीज बना के लेके आए. तो उसमें तो कुछ टाइप कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना आसान है, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बजाय टाइप ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, ये एक क्लासिफिकेशन दी गई है. ठीक है, टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में किस टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि फोर्सेस तो हर एक टाइप के सॉलिड पे मुझे पता होंगे. ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन इतनी ज़्यादा सुटेबल नहीं है. इसलिए हम किसके बेसिस पे करते हैं, हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट. तो यहाँ पर हम इसको जब कर रहे थे तो कल हमारा वीडियो पूरा नहीं हो पाया. आज हम फिर से इसको करने वाले हैं. तो हम कर रहे हैं टाइप्स की बात हम कर रहे हैं. मैं इसको एक बार आप उतार लीजिए, हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है उतारने जैसा. हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. हम फिर से बेस से ही चीजों को उठा रहे हैं. वी आर हैविंग types of solid on the basis of forces of attraction, right?
कि उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर जब हमने क्लासिफाई किया था तो कल हमने कहा था कि भाई पहला जो चीज है हमारे पास वो क्या है, दैट यू हैव इज मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. पहला आपके पास है नॉन पोलर, दूसरा है आपके पास पोलर, एंड थर्ड इज योर H बॉन्डेड. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की फर्दर कुछ क्लासिफिकेशंस बनती है. मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद हमारे पास जो दूसरा सॉलिड आया दैट वाज योर आयनिक सॉलिड. ठीक है, ऐसे ही थर्ड जो हमारे पास आया दैट वाज योर मेटालिक सॉलिड, एंड द फोर्थ वन दैट वाज योर कोवेलेंट सॉलिड और ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड. तो ये 4 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हमारी कल बनी, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड. तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने निकाला या लगाया दैट वाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखें यहाँ पर क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और इसके अंदर क्या होने वाले हैं, इसके अंदर हमारे पास होने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर मुझे इसका एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल इज वाटर हेयर. अगर मुझे पोलर का एग्जांपल लिखना है तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि HCl है, पोलर है. क्यों पोलर है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. इफ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव. ऐसे ही आपके पास क्या है, SO2. SO2 भी आपके पास कैसा है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है. ऐसे ही नॉन पोलर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि H2, यहाँ पर Cl2, I2, ये सब क्या है, नॉन पोलर. इसके साथ साथ आर्गन जैसी मेटल है, सॉरी आर्गन क्या है, नोबल गैस. ठीक है, एक्चुअल में ये जो आपके पास आती है आर्गन है, ये नॉन पोलर है, एटम की फॉर्म में है, बट स्टिल वी कैटेगराइज दिस इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड. ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे लिए एक हिंट ये हो गया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होने वाला है, या तो कोई मॉलिक्यूल होगा या फिर आर्गन जैसी कोई मेटल होगी जो कैसी हो, आर्गन जैसी नोबल गैस होगी जो कैसी हो, नॉन पोलर हो. ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्या आ गया, दूसरा हमारे पास है आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल बी आयंस. ठीक है, आयंस का मतलब हो गया, इट मींस देयर विल बी कैटायन एंड एनायन. अगर मुझे यहां एग्जांपल लिखना हो आई विल राइट NaCl. ठीक है, सॉल्ट है, इसके अंदर Na के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, Cl इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. अब हमारे पास आ जाते हैं मेटालिक सॉलिड. मेटालिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, मेटल्स. एग्जांपल इसमें क्या आ गया, एग्जांपल है इसमें आयरन है, कॉपर है, लाइक दिस. ठीक है, आयरन, कॉपर, कोई भी मेटल अगर है वो किसका एग्जांपल आ जाएगी, वो आ जाएगी मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल. ऐसे ही हमारे पास है कोवेलेंट सॉलिड या फिर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड. नेटवर्क सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या आने वाले हैं, इसके अंदर जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं वो बेसिकली आएंगे एटम्स. इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या आ जाएंगे, एटम्स. ठीक है, एटम्स. लेकिन इसके अंदर आप कहोगे सर यहाँ भी एटम आपने लिख दिया और यहाँ पर भी एक जो नोबल गैस है जो एटम की फॉर्म में यहाँ पर भी लिख दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा. अभी देखते हैं कि कैसे पता चलने वाला है. सेकंड जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास दैट इज ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस
of attraction. When I say forces of attraction, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस तो है नहीं, जहां पर चार्जेस नहीं होते वहां पर कौन से फोर्सेस होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ऐसे ये हम कल कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम शुरू से उठा रहे हैं. वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ऐसे ही हमारे पास है HCl और SO2, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पर इंटरेक्शन कैसे होंगे? डाइपोल 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 इंटरेक्शन. ठीक है, यहां पर तो सीधा सीधा मुझे पता है क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है. ठीक है, आयनिक सॉलिड के केस में क्या होंगे? कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कोलम्बिक फोर्सेस. कोलम्बिक फोर्सेस मैं कल भी बता रहा था, मैं आज फिर से बता देता हूं. कोलम्बिक फोर्सेस मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्ट होते हैं, उन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलम्बिक फोर्सेस. ठीक है, यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे उनको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग. कि यहाँ कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है? मेटालिक बॉन्डिंग होने वाली है. और यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है? कोवैलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डाउट दूर हो जाएगा कि ऐसे एटम्स जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ हो उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? कोवैलेंट सॉलिड का. मतलब कोवैलेंट सॉलिड में एग्जिस्ट करने के लिए बॉन्ड होना जरूरी है. लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर मैं आर्गन लिख रहा हूं तो आर्गन का मुझे पता है कि कोई बॉन्ड नहीं बनता, बिकॉज इट्स अ नोबल गैस. ठीक है, तो दूसरा हमारे पास पॉइंट जो आया वो क्या आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का. अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं. हम बात करते हैं क्या? कंडक्टर की या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ये देखें कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये कैसा होता है? हमेशा इंसुलेटर होता है. ये भी इंसुलेटर है और ये भी इंसुलेटर ही है. मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके पास पोलर हो, नॉन पोलर हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? इंसुलेटर. आयनिक सॉलिड के केस में हम कहते हैं इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेट. ठीक है, अगर मैं बात करूं मेटालिक सॉलिड की, ऑलवेज कंडक्टर, दीज आर ऑलवेज कंडक्टर. अब कोवैलेंट नेटवर्क में एक एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि कार्बन. वैसे तो ये क्या है? इंसुलेटर है कि इसमें से करंट पास आउट नहीं करता, लेकिन कंडक्टर फॉर ग्रेफाइट. कि ग्रेफाइट का केस ऐसा है जिसके अंदर वो क्या है? कंडक्टर है. ग्रेफाइट. अब देखो, जब हम कंडक्टर या करंट की बात करते हैं तो करंट की बात यहाँ पर सीधी सीधी ये हो जाती है कि भाई देखो ऐसा है, करंट पास आउट करने के दो रीजन होते हैं. पहला रीजन या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयंस हो. ठीक है, मतलब अगर आप करंट की बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो करंट की बेसिक डेफिनेशन कहती है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट. अब चार्ज तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल करेगा तो भी चार्ज लेके जाएगा, या कोई कैटायन या एनायन ट्रेवल कर गया सर्किट के अंदर, वो भी चार्ज लेके जाएगा. तो सीधी सीधी बात यहाँ पर क्या है कि अगर कैटायन अवेलेबल है, अगर एनायन अवेलेबल है, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, अब जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कैटायन और एनायन नहीं है, अगर नहीं है तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज इंसुलेटर बिहेव कर रहे हैं. जबकि आयनिक सॉलिड के अंदर आयंस हैं, मतलब दे कैन बिहेव एज कंडक्टर. व्हेन दे कैन बिहेव एज कंडक्टर तो हमने कहा कि चार्ज का फ्लो होना भी कंपलसरी है. अब सॉलिड स्टेट में दे आर बिहेविंग एज इंसुलेटर. देखो यहाँ पर इसके अंदर आंसर ही लिखा हुआ है सीधा सीधा. When I say insulator in the solid state, it means कि solid state में ions are free, not free to move.
अब आयंस फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैटायन ने एनायन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रखा है। जब वो स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ खींचेगा वो उसको जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, ट्रेवल नहीं करेगा तो उसमें से करंट पास आउट नहीं होगा। लेकिन हम दूसरे पॉइंट पे क्या लिखते हैं, कंडक्टर इन द लिक्विड और मोल्टन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही आप उसको लिक्विड में डालोगे, कैटायन और एनायन एक दूसरे से जो अब तक जुड़े हुए थे वो टूट के अलग हो जाएंगे। आई रिपीट, जो अब तक जुड़े हुए थे वो टूटकर अलग हो जाएंगे। जब वो टूटकर अलग हो जाएंगे, इट मींस दे विल बी free to move in any direction. When they are free to move in any direction, it means they can behave as a conductor. ठीक है, कमिंग टू मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या है, मेटल्स। मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तो हमेशा क्या आएगी, कंडक्टर ही आएगी। अब बात कर लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड की। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब वैसे तो वो इंसुलेटर है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। क्यों एक्सेप्शन है? अगर आपको याद है तो कार्बन के वैलेंस शेल में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4। कार्बन एग्जिस्ट मोस्टली इन द 2 फॉर्म्स, वन इज योर डायमंड एंड अनदर इज योर ग्रेफाइट। अब डायमंड में होता यह है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। बॉन्ड भी कितने बनाए? 4। इसका मतलब है कि कार्बन ने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर लिया। ऑन द अदर हैंड, जब आप उसको ग्रेफाइट के फॉर्म में देखते हैं तो कार्बन यूज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 4। सिर्फ 3 का यूज करेगा। जब वो 3 का यूज करेगा तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री टू मूव। तो इसलिए ग्रेफाइट के केस में वो कैसे बिहेव करता है, एज कंडक्टर बिहेव करेगा, जबकि बाकी हर एक के केस में वो कैसे बिहेव करेगा, एज इंसुलेटर बिहेव करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में कल हमने कहा था कि कोवेलेंट सॉलिड के केस में वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इसके केस में हम कहते हैं फेयरली हाई, इसमें हम कहते हैं हाई, जबकि इन तीनों के ही केस में हम लोग क्या बोलते हैं, लो, लो एंड लो। ठीक है, लेकिन क्या तीनों ही बराबर कैटेगरी के लो होंगे? आंसर इज नो, तीनों बिल्कुल बराबर कैटेगरी के लो नहीं होंगे। अब देखो ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये लो होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं लिख सकता हूं हाई, लो मत लिखो, इसको लिख लेते हैं हम हाई। दिस विल बी योर वेरी लो, सॉरी लो, एंड दिस विल बी योर वेरी लो। याद है ना आपको कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या आपको कंफ्यूजिंग ना हो हाई और इसके बीच में, तो आप इसको भी क्या लिख लीजिए, सिंपली लो। ठीक है, और इसको वैसे बुक्स में नहीं है लेकिन मैं अपने याद करने के लिए लिख रहा हूं फेयरली लो। आई एम सेइंग दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक, बट आई एम सेइंग कि टू रिमेंबर माई सेल्फ आई एम पुटिंग हेयर फेयरली लो। अब देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होने वाला है। लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग तो होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट ले आता है। तो इसका मतलब है इनका जो है इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, लो। जबकि वैन डर वाल फोर्सेस दुनिया के सबसे वीक फोर्सेस है। सबसे वीक फोर्सेस होने का मतलब है कि वो क्या करेंगे, उनको हम लोग बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उनको लिखेंगे कि उनका फिजिकल स्टेट क्या होने वाला है, बहुत मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा लो होने वाला है। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट वी हैव इज ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है ना, वी हैव लास्ट पॉइंट इज फिजिकल स्टेट। व्हेन आई से फिजिकल स्टेट, मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन कि वो सॉलिड में है, वो लिक्विड में है, या फिर वो
गैस के अंदर है, कि कौन सी फिजिकल स्टेट है, कि ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिजिकल स्टेट का सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है? बिल्कुल सीधा रिलेशन होता है उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, जैसे मेटल्स के केस में आप एक बड़ी चीज पढ़ते आ रहे हैं कि दीज आर हार्ड बट मैलिएबल, है ना, हार्ड है बट कैसी है, मैलिएबल एंड डक्टाइल। कोवेलेंट सॉलिड का एक एग्जांपल मैंने बताया आपको, क्या, डायमंड। डायमंड क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है ना। डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग द रॉक्स, कि आपको बड़े बड़े पत्थर काटने हैं तो उसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड का। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के केस में हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड बट ब्रिटल, कि हार्ड तो है लेकिन हार्ड के साथ साथ क्या है, ब्रिटल है। अब इसको हम लोग लिखते हैं सॉफ्ट, ये भी हमारे लिए क्या है, सॉफ्ट, जबकि ये क्या है हमारे लिए, हार्ड। ठीक है, यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रह गया वो क्या रह गया, कि भाई यहां पर हार्ड लिख रहे हैं बट ब्रिटल। हार्ड बट ब्रिटल का मतलब क्या हो गया, देखो कैटायन और एनायन एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस विल बी हार्ड। बट हो क्या रहा है कि एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। समझ रहे मेरी बात, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इस वजह से अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स लगा, थोड़ा सा फोर्स लगा दो तो ऊपर वाली लेयर हट जाती है। अगर ये लेयर एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा रही होती, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन इसके आपस में, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के आपस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लेकिन एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है। क्योंकि वो बहुत वीक है इसलिए वो क्या है, बड़ी आसानी से खिसक जाता है। मतलब हार्ड है बट हार्ड के साथ साथ वो कैसे हैं, ब्रिटल है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। I hope you have taken the screenshot of the classification. Now the question arises कि सर क्लासिफिकेशन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आंसर इसके भाई देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन के लॉन्ग रेंज ऑर्डर से आप क्या समझते हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपके पास अगर कोई एनआइसोट्रॉपिक वर्ड आता है या आइसोट्रॉपिक वर्ड है तो उससे आप क्या समझते हैं। तीसरा आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक्सप्लेन दिस। फोर्थ यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि भाई देखो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होने वाला है। इसे आगे अगर हम चलें तो वो पूछ सकता है कि बताएं डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसकी होती है, एमरफस की होती है या क्रिस्टलाइन की होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ से एग्जाम्पल आ सकता है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि कोई एग्जाम्पल उसने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ही इज गिविंग यू CO2। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बताओ CO2 किस टाइप का सॉलिड है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसको देखें कि कार्बन है और कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो दे मे इमेजिन इट एज द पार्ट ऑफ योर कोवेलेंट सॉलिड, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, दिस इज एक्चुअली अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि CO2 is existing in the form of molecule. When CO2 is existing in the form of molecule, ऊपर से ये स्पेसिफिक कौन सा है, this is your non polar solid। कि कहोगे सर नॉन पोलर कैसे है, अरे भाई पोलर के लिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना जरूरी था। अब देखो CO2 का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर कहते हैं C डबल बॉन्ड O। अब I accept के oxygen is more electronegative. When oxygen is more electronegative means it can pull the electron towards itself. इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर भी चार्ज नेगेटिव, एट द सेम टाइम इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। बट देखो ना कि जितनी पावर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा उतनी ही पावर से ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है ना कि दो टीम है, ये भी ऑक्सीजन टीम है ये भी ऑक्सीजन टीम है, दोनों की खींचने की पावर सेम है, तो क्या
इलेक्ट्रॉन कहीं जा पाएंगे नहीं, मींस इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। व्हेन डाइपोल मोमेंट इज जीरो तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि भाई ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ऊपर से मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई दिस विल बी द पार्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं कि इसका CCl4 है, कि CCl4 नॉन पोलर क्यों है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों है, देखें कि आप इसमें भी अगर डाइपोल मोमेंट निकालने जाएंगे, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट भी नीचे की तरफ, तो जितना नीचे की तरफ खींचेगा उतना ही क्लोरीन ऊपर की तरफ चार्ज को लेके जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आपको क्लास 11th याद है तो वहां पर हम बात बड़ी क्लियरली कहते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो कौन से सॉलिड, किस टाइप का सॉलिड होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होने वाला है। ठीक है, तो आपसे वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ लेगा कि आर्गन है, बताओ किस टाइप का सॉलिड है, वो कहेगा आपसे कि आई एम हैविंग SO2, व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड इट इज। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन बनती है वो ये बनती है कि आपको एग्जाम्पल देके आपसे पूछे कि बताओ ये किस टाइप का सॉलिड है। दूसरा, एक आयनिक सॉलिड के केस में हमने क्वेश्चन किया, आयनिक सॉलिड के केस में एक बात कही कि हार्ड बट ब्रिटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बड़ा जनरल सा क्वेश्चन, दो जनरल से क्वेश्चन आपसे डील करूंगा। पहला कि ग्लास, आई नो दैट इज द अमरफस सॉलिड, बट द ग्लास ऑफ एनी विंडो ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, जो बहुत पुरानी सी बिल्डिंग हो, उसकी विंडो में कोई ग्लास लगा हुआ है, दैट टर्न्स मिल्की, व्हाई? सीधा सीधा कल हमने कहा था कि भाई ग्लास है, ग्लास के ऊपर सनलाइट गिरेगी, वो मेल्ट करेगा, मेल्ट करके नीचे आने की कोशिश करेगा, जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, मिल्कीनेस पकड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड ग्लास था जब वो बह के नीचे आया और बीच में पहुंचा, टेम्परेचर कम हुआ, वो वहीं जम गया। अगले दिन फिर से ऊपर से नीचे की तरफ सॉलिड ग्लास जो है फ्लो करना शुरू करेगा, यानी कि मिल्कीनेस धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। अब यहाँ पर एक और बात समझो कि अगर ऐसे ग्लास नीचे बहता आया तो आफ्टर मैनी ईयर्स व्हाट विल हैपन इज कि नीचे का ग्लास थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और ऊपर से ग्लास थोड़ा सा पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास ऊपर से बह के कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन पे ये बहुत छोटे मोटे से क्वेश्चन बनते हैं। इससे आगे अगर मैं चलूं तो हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड के अंदर अब कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे कि पहली टर्म जो हमारे पास आती है स्पेस लैटिस, और ऑल्सो नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, या तो मैं उसको स्पेस लैटिस बोलूं या मैं उसको क्या बोलूं, क्रिस्टल लैटिस बोलूं, मेरे लिए बात क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं आपके पास एग्जांपल लेके चलता हूं कि लेट अस कंसीडर वी आर supposed to construct a wall। आपको क्या बनानी है, एक दीवार बनानी है। कैसे बनाओगे? सीधी सी बात है, आपको क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए और सैंड चाहिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो सब चाहिए। लेकिन वॉल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल अरेंज ब्रिक्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, है ना। इसका सेकंड पॉइंट क्या हो गया, वी विल अरेंज bricks in a specific pattern। ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में हम उनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। जब हम उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते जाएंगे तो देखो दीवार की एक शेप आनी शुरू हो जाएगी, है ना, दीवार की एक शेप आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप ब्रिक्स को सीधा सीधा रखते जाओ एक लाइन में तो दीवार बिल्कुल सीधी बन के आएगी। लेकिन अगर आप ब्रिक्स को घुमा के ऐसे सर्कल में रखना शुरू कर दोगे, सर्कल में, तो वो कुएं जैसा सा
बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कुएं के ऊपर होता है ना, वेल के ऊपर बाउंड्री होती है, या आप उसको स्क्वायर में रखनी शुरू कर दो तो दीवारें कैसी, बिल्डिंग कैसी शेप ले लेगी, स्क्वायर शेप ले लेगी। पेंटागन की शेप में रखनी शुरू कर दो, पेंटागन की शेप ले लेगी। इसका मतलब हो गया कि शेप ऑफ द वॉल, इट मीन्स shape of the wall depends upon the fashion or pattern in which bricks are arranged. ठीक है, जिस पैटर्न में आप उसको रखना शुरू कर दोगे वो ही शेप किसकी आ जाएगी, वॉल की आ जाएगी। हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, वॉल। वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सबसे मेन क्या चाहिए, ब्रिक चाहिए। ब्रिक जिस फैशन में अरेंज होगी वो ही शेप आ जाएगी किसकी, वॉल की। लेकिन हम शुरू क्या कर रहे थे, हम शुरू कर रहे थे स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। कहाँ आ गए, वॉल पर। क्या दोनों में रिलेशन है, आंसर इज यस। एक्चुअल में सॉलिड हैज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। solid has 3D structure। कि सॉलिड का कोई ना कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस डी को मैं कैपिटल लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। 3D स्ट्रक्चर होता है एंड दैट 3D स्ट्रक्चर, दैट 3D स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज space lattice or also known as crystal lattice। कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। इन दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इस बड़े शेप को बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी थी, आपको जरूरत पड़ी थी बहुत छोटी छोटी शेप की ब्रिक्स की। तो वो ब्रिक्स को हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते हैं, आपके पास एक बड़ा स्ट्रक्चर बन के आया। ऐसे ही सॉलिड का एक बड़ा स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो सीधी सी बात है कि बहुत छोटे छोटे एटम्स को आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न में रखना पड़ेगा। उस पैटर्न के बेसिस पर इस सॉलिड की 3D शेप आएगी। मान लो वो पैटर्न है क्यूब का, क्यूब को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, बड़ा एक स्ट्रक्चर। यानी कि जो बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी शेप कैसी आएगी, उसकी शेप आएगी, डिपेंड करेगी कि वो छोटा स्ट्रक्चर कैसे रखा गया। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि दीवार का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा, ब्रिक्स को किस फैशन में आपने अरेंज किया है। तो ऐसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो जो बड़ा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। और इसमें भी हम कह रहे हैं, इसमें भी हम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट 3D structure which is repeated again and again in different directions to get space lattice is called यूनिट सेल। कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया, यूनिट सेल को अगर मुझे डिफाइन करना हो, देन यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर which is repeated again and again in the different directions that gives you space lattice। that smallest structure is called a unit cell। देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1। सेल क्या होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कि सेल का मतलब ही है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और यूनिट का मतलब है 1। मीन्स सेल का मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, और यूनिट का मतलब हो गया जी 1। तो इसका मतलब है यूनिट सेल को मैं ऐसे भी याद रख सकता हूं, वन स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच इज रिपीटेड इन
डिफरेंट डायरेक्शंस अगेन एंड अगेन टू गेट द स्पेस लैटिस, कि आप उसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे इसके अंदर ब्रिक्स क्या है, एग्जाम्पल है ब्रिक्स इन द वॉल, एग्जाम्पल इज ब्रिक्स इन द वॉल। ठीक है, जो ये ब्रिक्स लिया आपने, ये आपके लिए क्या है, यूनिट सेल है। ठीक है, वो क्या है, यूनिट सेल है। तो दो वर्ड्स मेरे लिए आए, एक स्पेस लैटिस और एक क्रिस्टल लैटिस, और दूसरा मेरे पास वर्ड आया यूनिट सेल। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम, क्योंकि सॉलिड्स, हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में भी सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई तरीका होता है। ठीक है, उस तरीके को अगर मुझे यूनिट सेल को शो करना है तो यूनिट सेल को मैं कैसे शो करूंगा, स्पेस लैटिस को शो करना है तो स्पेस लैटिस को कैसे शो करूंगा। देखें उसके लिए क्या है, उसके लिए मैंने लेट किया, लेट द शेप ऑफ यूनिट सेल इज क्यूबिक, शेप ऑफ यूनिट सेल इज क्यूबिक। अगर वो क्यूबिक है तो देखें, मैंने एक बड़ी छोटी सी क्यूब बनाई, ध्यान से समझना इसको। दिस इज द स्मॉलेस्ट क्यूब आई हैव। दिस इज द स्मॉलेस्ट क्यूब आई हैव, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को मुझे क्या करना है, रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। कहाँ, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो देखो, एक यूनिट सेल के बराबर में दूसरा यूनिट सेल रखो, ये यूनिट सेल नंबर 1, मैं इसके बराबर में एक और यूनिट सेल रख रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। दिस इज यूनिट सेल नंबर 2। ऐसे ही इसके बराबर में मैंने एक और यूनिट सेल रखा, ये देखें, देखो आ रही है ना बड़ी शेप बनके। इसके ऊपर मैंने एक यूनिट सेल रख दिया, इसके ऊपर फिर से एक यूनिट सेल रख दिया मैंने, ऐसे ही मैंने इसके ऊपर एक यूनिट सेल रख दिया। ठीक है, तो यहां से एक बड़ा स्ट्रक्चर बनके आना शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़े स्ट्रक्चर की शेप भी क्या आएगी, क्यूबिक। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जिसको मैं डार्क पोर्शन से दिखा रहा हूं कि भाई इसको मैं रिपीट करने वाला हूं अलग अलग डायरेक्शंस में। इस डार्क यूनिट सेल को, डार्क पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और इस पूरे बड़े स्ट्रक्चर को, जिसमें यूनिट सेल को बार बार रिपीट किया गया है, उसको क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है क्रिस्टल लैटिस। लेकिन बात हम किसकी कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन की। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो, जब स्पेस लैटिस आप यूज करते हैं तो स्पेस लैटिस के अंदर आपने क्या क्या लिखा है, आपने कुछ लाइंस ड्रॉ किए। ठीक है, लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइंस रिप्रेजेंट एजेस। ठीक है, एक एज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लाइन। ऐसे ही एटम्स, एटम्स की बजाय मैं लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। ठीक है ना, डॉट लगा देंगे। इसका मतलब है जिसको मैं अब तक ऐसे लिख रहा हूं, ये आधी इंफॉर्मेशन है। फुल इंफॉर्मेशन क्या आएगी, कि फुल इंफॉर्मेशन ये है कि ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये फोर्थ। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4, इसको जब आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगी, क्यूब। इसके अंदर ये बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बॉल रिप्रेजेंट कर रही है, या डॉट रिप्रेजेंट क्या कर रही है, मैं इसको डॉट लिख लेता हूं कि ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डॉट रिप्रेजेंट करती है किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट को।
और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एज को। तो इसके अंदर फिर से आ जाओ, स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। दिस इज द सॉलिड हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेस लैटिस एंड दैट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको मैं फिर से मॉडिफाई कर लेता हूं, in which constituents are represented by dots and edges are represented by line is called space lattice. ठीक है, the 3 dimensional structure in which constituents are represented by dots and edges are represented by line is called space lattice. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? space lattice. ठीक है, space lattice में अब एक हमारे पास पॉइंट आ जाता है लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, ये क्या होती है? एक्चुअली दिस इज द डॉट। ठीक है, और डॉट क्या रिप्रेजेंट करती है? डॉट रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को। यानी कि लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? दिस इज द पॉइंट which indicate the position of constituent, कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है और कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लूँ, वो ये है कि मैंने ये डॉट्स लगाई, ये मैंने एक शेप ली, नंबर ऑफ डॉट्स कितनी आ गई? देखो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डॉट्स आर 6, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आ गए? वो भी आ गए जी 6। लेकिन ये जो दो साइट है, कौन से वाली? एक ये और दूसरी ये, नो डॉट, नंबर ऑफ डॉट्स यहां आई नो डॉट्स। नो डॉट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट इज एब्सेंट, कि यहां कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने 2 वर्ड सीखे, एक सीखा स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब हो गया दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट द 3 डायमेंशनल शेप, दैट शेप इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डॉट से, और एजेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एजेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्पेस लैटिस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यूनिट सेल। यूनिट सेल आपको क्या देगा? यूनिट सेल आपको वो 3 डायमेंशनल शेप दे देगा। यानी कि अगर यूनिट सेल को भी मुझे डिफाइन करना हो तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3D शेप which is repeated again and again in the different directions to get the space lattice is called your unit cell. थर्ड जो पॉइंट मैंने सीखा वो सीखा है लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। लैटिस साइट क्या रिप्रेजेंट करेगी? लैटिस साइट रिप्रेजेंट करेगी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट के बाद हम आगे चलेंगे। मूविंग ऑन, इसी में हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ठीक है यूनिट सेल क्या होता है, हमें समझ आ गया कि यूनिट सेल को हम रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पेस लैटिस। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात लिखी थी, और वो बात क्या लिखी थी? दैट वाज योर कि शेप, आई वाज राइटिंग दैट शेप ऑफ wall depends upon the pattern in which
bricks are arranged. ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 3D shape of space lattice of any solid, space lattice पे छोड़ देते हैं, of any solid depends upon the shape of यूनिट सेल. क्या यूनिट सेल की शेप बताएगी कि आपके पास जो सॉलिड आने वाला है वो कैसा आने वाला है. ठीक है, अब ये जो शेप है, किसी भी यूनिट सेल की शेप है, वो किस बात पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है दो पॉइंट्स पर कि शेप ऑफ यूनिट सेल डिपेंड्स अपॉन 2 points. First is your edge length and second is your edge angle. एक किस पे डिपेंड करती है? एज लेंथ पे डिपेंड करती है, और दूसरी किस पे डिपेंड करती है? एज एंगल पे डिपेंड करती है. तो जो एज लेंथ है आपके पास, देखो कैसे डिपेंड करती है, इसको भी बड़ा सिंपल सा मैं कहूं कि मैथमेटिकली मैंने एक शेप ली, दिस इज द शेप. ठीक है, एंड आई से ए बी सी एंड डी. मैं मैथमेटिकली डील करने की कोशिश कर रहा हूं. एंड आई से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. मतलब all the four edges, all the four lines are equal, and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. और वो सारे एंगल किसके इक्वल हैं? 90 डिग्री के. तो याद करो मैथ्स में ये कौन सी शेप होती है? we call it as square. लेकिन आपने क्या किया? इसके एंगल को चेंज कर दिया, ऐसे कुछ. ठीक है, आई स्टिल से ए बी सी डी. आई विल से दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड इक्वल टू एंगल डी. बट या एंगल ए इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए is not equal to 90 डिग्री. क्या आप इसको अभी स्क्वायर कह सकते हैं? आंसर इज नो, कि अब ये स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसे ही जब हम 3D में बात करते हैं तो यहाँ पर जो शेप है आपने कैसे देखी? एक तो एज की लेंथ है ना, ऐसे ही दूसरा क्या देखा? ये एंगल देखा, ये एंगल आप देख रहे हो. तो ऐसे ही यहाँ पर यूनिट सेल की शेप भी दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक तो एज लेंथ और दूसरी क्या है? एज एंगल पर. ठीक है, एज लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी और सी से. ऐसे ही एज एंगल को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा बीटा एंड गामा. अब शायद कईयों को अभी नहीं बात समझ आ रही होगी. मैं कहता हूं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो ये जो मैथ्स की जो ये 3D शेप होती है, ये कैसी होती है? क्यूबिक होती है. कैसी होती है? क्यूबिक है. तो वो कैसे आएगी? देखो वो आएगी बड़ी सिंपल सी ऐसी. ठीक है ना, क्यूब के जैसी शेप बन के आ जाएगी. कैसी बन के आ जाएगी? क्यूब के जैसी. लेकिन यहां पर एंगल अल्फा बीटा गामा किसको कहते हैं? देखें, लेट मी से दिस इज योर सॉरी कि ये एक एक्सिस आपने निकाल ली. ये लेट मी से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. अब मैं कहता हूं कि ये जो एज लेंथ है मेरी, ये क्या है? दिस इज योर ए. ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? बी. ये क्या है? सी. देखो ए और बी के बीच में जो एंगल है
वो कौन सा है? गामा। बी और सी के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है? अल्फा। और ए और सी के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है? बीटा। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है एंड A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन शेप कैसी आएगी? क्यूबिक। लेकिन अगर मैं कहूं A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कि अल्फा बीटा गामा में से कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं है, तो ये शेप कुछ भी हो सकती है लेकिन ये क्यूबिक नहीं हो सकती। लेकिन अब ये होती कौन सी है? ये होती है मोनोक्लिनिक। कौन सी? मोनोक्लिनिक। अगर ये मोनोक्लिनिक है तो इसका मतलब है ये शेप कुछ और है और ये शेप कुछ और है, यानी कि सॉलिड की जो शेप आएगी मेरे पास वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी आपकी कि आपके पास जो सॉलिड है वो सॉलिड उस सॉलिड का जो यूनिट सेल है उसकी शेप कैसी है। और यूनिट सेल की शेप किस पे डिपेंड करेगी? यूनिट सेल की शेप डिपेंड करेगी दो फैक्टर्स पर, पहली एज लेंथ और दूसरी एज एंगल। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको, ठीक है, एक तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो मैथ्स के जो ये 3D शेप, let me make a correction here. This shape in which A is not equal to B not equal to C, अल्फा बीटा गामा में से कोई एंगल 90 नहीं, ये मोनोक्लिनिक नहीं, ये ट्राइक्लिनिक है। आई रिपीट, दिस इज ट्राइक्लिनिक नॉट मोनोक्लिनिक, दिस इज अ मिस्टेक हेयर। ठीक है, तो आप इस मिस्टेक को ठीक कर लीजिए। है वो सॉलिड, उस सॉलिड का जो यूनिट सेल है उसकी शेप कैसी है। और यूनिट सेल की शेप किस पे डिपेंड करेगी? यूनिट सेल की शेप डिपेंड करेगी दो फैक्टर्स पर, पहली एज लेंथ और दूसरी एज एंगल। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि ऑन द बेसिस कि भाई हम ABC और अल्फा बीटा गामा को अगर चेंज करें तो कितने अलग अलग टाइप की शेप बन के आ सकती है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ 7 टाइप की। ठीक है, अब 7 टाइप के कौन कौन सी है वो हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। इवन हम कहते हैं कि यूनिट सेल भी ठीक है, यूनिट सेल की शेप पर वो डिपेंड करता है, लेकिन क्या यूनिट सेल के भी टाइप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इनकी शेप और यूनिट सेल के बेसिस पर रहेगा। तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। एंड फॉर द क्लास 12th ऑफ माई स्कूल और अदर स्टूडेंट ऑल्सो हु आर इंटरेस्टेड, मैं एक जूम ऐप पर एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं हम फॉर द क्लास 12th, सो दैट जो अब तक हमने कराया है उसके अंदर जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, और उसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ये कि आप जो है मुझे सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे जूम मीटिंग ऐप है एक, वो इंस्टॉल करें और मेरे नंबर को आप सेव कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग टू दोज हु आर नॉट हैविंग माय नंबर, दैट इज 9991225067। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि जब मैं अपनी मीटिंग अरेंज करूं तो मैं उनको मीटिंग का कोड और पासवर्ड भेज दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एक बार टू हैव द कोड एंड ID ऑफ योर मीटिंग। तो कल हम दोपहर को 12 बजे एक मीटिंग अरेंज करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी देयर एंड दैट विल बी अ डाउट सेशन बेसिकली। लेकिन तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से रिवाइज करें और आप चैप्टर सॉल्यूशन को भी रिवाइज करें ताकि कल हम ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एट द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव द कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं